हमारा छठा टॉपिक है आयु से संबंधित। देखो आयु से संबंधित बड़ा इजी सा टॉपिक है। सबसे पहले तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मैं कहूं कि राम और श्याम की जो आयु का अनुपात है वो 4:5 है, ये इनकी आयु का अनुपात है। अच्छा एक बात, ये तो मैंने पहले भी सिंप्लीफिकेशन में बताया था कि ये जो रेशो जो अनुपात मिलता है इसका मतलब होता है कि कोई कॉमन संख्या है जो दोनों को काट रही है। ठीक है, 10 से कट रहे हैं, 5 से, 8 से, 15 से। अब इनकी आयु का योग दे दिया, आयु का योग दे रखा है 54 वर्ष। ठीक है, तो मैं कहूं कि राम की आयु क्या है या कहूं कि श्याम की आयु क्या है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन को आप सोल्व करें तो जब अनुपात में कोई चीज है तो उसको कॉमन संख्या x से रिप्रेजेंट करें। राम की आयु मैंने मान ली 4x है, श्याम की आयु मान ली 5x है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का योग यानी कि राम की 4x, श्याम की 5x और दोनों का योग बराबर दे रखे है 54 वर्ष। 5 और 4 9x बराबर 54। जब x की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो 9 यहाँ गुणा में है ये अपोन में आएगा 54/9, यानी कि x वो कॉमन संख्या हमारे पास आ गई 6। ये दोनों आपस में गुणा में है, ये दोनों गुणा में है। 6 को 4 से गुणा करेंगे तो राम की आ गई 24 वर्ष और श्याम की आ गई 6×5 30 वर्ष। ऐसे यदि गुणनफल आ जाए कि राम और श्याम की आयु का अनुपात तो वही दे दिया हमें, वही 4:5 है इनकी आयु का अनुपात, आयु का अनुपात है ये। ठीक है, इनका योग की बजाय गुणनफल दे दे तो गुणा कर देंगे। इन दोनों की आयु का गुणनफल दे दिया 720। तो राम की आयु क्या है, श्याम की आयु क्या है। तो वही हमने राम की आयु तो मान ली 4x है, श्याम की आयु मान ली 5x है। गुणनफल यानी कि 4x और 5x दोनों का गुणनफल बराबर 720 है। 4×5 x की पावर 1, x की पावर 1। यदि आधार बराबर है तो इससे पहले वाले टॉपिक में घातांक करने में बताया था, घाते जोड़ देंगे, x की 1 और x की 2 बराबर 720। 0 से 0 कैंसिल, x स्क्वायर बराबर 72। ये 2 जो गुणा में अपोन में आ गया। ठीक है, x स्क्वायर आ गया 36, x आ गया 6। ये जो स्क्वायर है ये अंडरूट में आ जाएगा। तो जब x का वो कॉमन संख्या 6 आ गई तो वही 6 चौका 24 राम की और 6×5 30 श्याम की। ठीक है, देखो पिता की आयु पुत्र से दुगुनी है, दो गुणी है। अब ये कह रहा है कि 20 वर्ष पहले जो पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 गुणी थी। अब पिता की वर्तमान क्या है ये पूछ सकते हैं, या फिर पूछ सकते हैं कि पुत्र की वर्तमान क्या है। पिता की वर्तमान क्या है या फिर पुत्र की वर्तमान क्या है। अब सुनो, इसको एक तो हमने 8वीं 10वीं में पढ़ा था, पिता की x मान के 2 इक्वेशन 2 समीकरण बनेंगे, x बराबर किया y का मान। ठीक है, तो एक तो वो तरीका, वो तो लेंथी तरीका है। एक ऑप्शन का प्रयोग, जैसे ऑप्शन दे दिया हमें 50, 40, 60, 20 जैसे ऐसे, तो एक ये ऑप्शन का प्रयोग भी इससे भी समय बचता है। और एक डायरेक्ट एक लाइन में आंसर, तो सबसे बेस्ट है ऑप्शन। कभी ये उठाना पड़ेगा, कभी ये, कभी यानी कि 2 या 3 ऑप्शन उठाने पड़ेंगे। अब डायरेक्ट एक लाइन में आंसर कैसे निकालना है। पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगुनी है। पुत्र की हमने मान ली x, पिता की हो गई दुगुनी यानी कि 2x। ठीक है, अब एक लाइन में आंसर 20 वर्ष पहले। ये बात ध्यान रखना है कि पहले का मतलब है घटाया जाएगा, बाद का मतलब जोड़ा जाएगा। मैं तुम्हें कहूं कि तुम्हारी एज 17 वर्ष है,
मैं कहूँ कि 2 वर्ष पहले कितनी थी, तो पहले का मतलब घटाना है। आज 17 वर्तमान में है, 2 वर्ष पहले कितनी की थी, 15 की। मैं कहूँ कि 2 वर्ष बाद कितनी की होगी, तो बाद का मतलब आज 17 है तो 2 वर्ष बाद हो जाएगी, जोड़ेंगे 19 की हो जाएगी। तो बाद में जोड़ना है, पहले में घटाना है। अब ये कह रहा है प्रश्नानुसार कि 20 वर्ष पहले पिता की 20 वर्ष पहले ये थी और पुत्र की 20 वर्ष पहले ये थी। अब ये कह रहा है कि 20 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 गुनी थी, ये 12 गुनी है। तो यदि पुत्र को हम 12 से गुणा करते हैं तो दोनों की एज हो गई बराबर। 2x माइनस 20 बराबर 12 को x करेंगे तो 12x और 12 को 20 से करेंगे तो 240। ठीक है, 2x जमा का उधर जाएगा, माइनस का हो गया, बच गया 10x। 240 माइनस का इधर आएगा प्लस का, तो ये बच गया 220, क्योंकि ये माइनस का इधर आएगा प्लस का हो गया, और प्लस 240 में से 20 घटाओगे 220 बचेगा। 0 से 0 कैंसिल। x बराबर 22, और x किसकी आयु है, x है पुत्र की, मान रखी हमने, और पिता की दुगनी है 2x है, तो पिता की कुछ तो 22 दूनी। तो एक लाइन का आंसर ये है। जो सेकंड कंडीशन लगाओगे वो वर्तमान आयु पे लगाई जाती है। ठीक है, मैं कहूं कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। अच्छा, ये बात है 5 वर्ष पहले की, और 10 वर्ष बाद दुगनी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद जो पिता की आयु है वो दुगनी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद दुगनी हो जाएगी। अब सुनो, इसमें पूछा जाएगा पिता की वर्तमान क्या है। पिता की वर्तमान आयु क्या है। अब सुनो, एक लाइन में आंसर निकालता हूं। ऑप्शन वही दे दीजिए, मान लो 45, 50, 60, ये कोई भी 4 ऑप्शन दे दीजिए। अब हमें पिता की वर्तमान निकालनी है, इधर लिखनी है पिता की वर्तमान। ठीक है, ये निकालनी है। देखो, एक लाइन में आंसर निकालता हूं, इधर लिखना है पुत्र की वर्तमान। अब पहली कंडीशन है 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। पुत्र की हमने मान लिया x, 3 गुना मतलब पिता हो गया 3x, ये 3 गुना हो गया। पर ये आयु ये 5 वर्ष पहले की है। ये आयु अपने क्वेश्चन में दे रखी है कि 5 वर्ष पहले की जो आयु है वो तिगुनी थी। ठीक है, आज देखो, आज वर्तमान में कितनी हो गई। जब 5 वर्ष पहले पिता 3x का था, तो आज वर्तमान में पिता हो गया इतने का। ठीक है, ये पहले की है, पुत्र आज हो गया इतने का। अब वर्तमान बढ़ा दिया हमने। अब ये कह रहा है कि 10 वर्ष बाद दुगनी हो जाएगी। अब 10 वर्ष बाद मतलब जोड़ना है। आज यदि पिता 3x + 5 का है, तो 10 वर्ष बाद हो गया इतने का। पुत्र 10 वर्ष बाद हो गया इतने का। पर ये कह रहा है कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु दुगनी हो जाएगी। ये दुगनी कब होगी, जब हम पुत्र को 2 से गुणा करेंगे। अब ये बराबर हो गया 3x जमा 10 और 5 15 बराबर 2x जमा 15 दूनी 30। 10 और 5 15 दूनी 30। 2x इधर आएगा, x बच गया, जमा 15 उधर जाएगा 15। x का मान आ गया 15। पुत्र की आ गई 15 वर्ष और पिता की आ गई 3 गुना है 15 दिया। पर ये कब है, ये 5 वर्ष पहले की बात है। कुछ है वर्तमान में पिता की वर्तमान ये है 3x + 5। 3x का मान आपने 45 और 5 50। तो आज जो पिता की आयु है वर्तमान वो 50 वर्ष। तो मोटी बात यह है कि हमें एक ही लाइन में आंसर निकालना है।
ये तो कोई चीज मैं समझा रहा हूँ इसलिए इसमें 3-4 लाइन लिख रहा हूँ मैं। जब तुम्हें अभ्यास कर लोगे तो उसके बाद में तो एक लाइन में आंसर दे दोगे। 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले पिता पुत्र से पिता पुत्र से 6 गुना था। पिता पुत्र से 6 गुना था। 18 वर्ष बाद दुगुना हो जाएगा। 18 वर्ष बाद दुगुना हो जाएगा। पिता की आयु क्या है? पिता की वर्तमान, हमेशा वर्तमान पूछी जाती है। देखो इधर मैं लिखता हूं पिता, इधर लिखता हूं पुत्र। सबसे पहले 2 वर्ष पहले पिता पुत्र से 6 गुना था। पुत्र x, पिता 6 गुना 6x। पर ये कंडीशन है 2 वर्ष पहले की है, ठीक है। पहले तो हमेशा वर्तमान बनानी पड़ती है। वर्तमान में क्या हो गई, ये 2 वर्ष पहले थी तो आज वर्तमान में कितनी हो गई? 6x + 2, ये हो गई x + 2। अब ये कह रहे हैं कि 18 वर्ष बाद, 18 वर्ष बाद, देखो ये 6x + 2 तो आज है। 18 वर्ष बाद ये पिता इतने का हो गया। पुत्र 18 वर्ष बाद इतने का हो गया, इतने का हो गया। अब ये कह रहे हैं कि 18 वर्ष बाद दुगुना हो जाएगा। पिता दुगुना हो गया तो पुत्र को 2 से गुना करो, ये दोनों पक्ष हो गए बराबर। 6x + 18 = 20 बराबर 2x + 40। 2x इधर आ गया, 4x बच गया, 20 उधर गया, 20 बच गया। x की वैल्यू क्या आ गई? 5। तो ये पुत्र तो हो गया 5 का और ये हो गया 5 × 30 का। पर ये 2 वर्ष पहले की बात है। वर्तमान पूछेंगे तो इसमें 2 और जोड़ देंगे। तो ये पिता वर्तमान में कितने वर्ष का हो गया? तो कोई भी क्वेश्चन हो, सभी क्वेश्चन एक ही लाइन में निकलेंगे, कैसा भी क्वेश्चन हो। एक जैसे अनुपात पे क्वेश्चन हो रहा है, राम और श्याम है, राम और श्याम है, इनकी जो आयु का अनुपात दे रखा है, ये दे रखा है 7:3। 6 वर्ष बाद जो ये दोनों राम और श्याम है, ये क्वेश्चन में है, राम और श्याम है, इनकी आयु का जो अनुपात हो जाएगा वो 5:3 हो जाएगा। और इसमें पूछा है कि श्याम की आयु क्या है। तो इस तरह का जब क्वेश्चन आए तो बगैर समय खराब करे, राम की आयु मैंने 7x मान ली, श्याम की 3x मान ली। अनुपात का मतलब होता है, अब सुनो, राम की 7x है, श्याम की 3x है। अब ये कह रहा है कि 6 वर्ष बाद में जोड़ते हैं। 6 वर्ष बाद राम इतने का हो जाएगा, श्याम इतने का हो जाएगा। अनुपात का मतलब है कि अपोन होता है। जैसे इनका ये अनुपात का मतलब अपोन कर दिया मैंने। अब ये कह रहा है कि राम की आयु 7x है, श्याम की 3x है। 6 वर्ष बाद राम इतने का हो जाएगा, ये इतने का हो जाएगा। अब कहते हैं 6 वर्ष बाद इनका जो अनुपात है ये बराबर हो जाएगा 5:3 के। आर पार जब गुणा करना है तो बड़े x को लेफ्ट साइड में करना है। ये 5 × 15, ये 7 × 21, पहले 21x लो ताकि 6 × 18 बराबर 5 × 15x, 6 × 30। 15x इधर आएंगे तो कितने x बच गए? 6x। 18 उधर गया तो कितने बच गए? 12। x बराबर आ गया 2। अब राम की तो आ गई, राम की हमने 7x मान रखी तो 14 आ गई। श्याम की 3x है तो 3 × 6। और ऑप्शन का प्रयोग कैसे करोगे? ऑप्शन का प्रयोग करोगे कि जैसे ऑप्शन मान लोगे ये 14, 6 इस तरह दे रखा है, ठीक है। तो वही 7/3 और बराबर ये 5/3 आ जाएगा। ठीक है। तो लगभग सारे क्वेश्चन इसी तरह निकल जाएंगे। एक अभी दिल्ली पुलिस में आया था एक क्वेश्चन कि ABC है, वर्तमान आयु का योग इन तीनों की वर्तमान आयु का जो योग है ये 90 वर्ष है।
ठीक है, 90 वर्ष। 6 वर्ष पहले 6 वर्ष पहले इनकी आयु का जो अनुपात था, 6 वर्ष पहले का अनुपात है, ये वर्तमान का 90 है, तो 6 वर्ष पहले का अनुपात है वो 1:2:3 था। तो ये कह रहा है कि सी की वर्तमान आयु क्या है। सी की वर्तमान आयु क्या है, देख सुनो। 6 वर्ष पहले ए, बी और सी इनका अनुपात 1:2:3, ये है 6 वर्ष पहले। ठीक है, 6 वर्ष पहले यानी कि ए 1x, बी 2x और सी 3x, ये हमने मान लिया। अब ये कह रहा है कि ये 6 वर्ष पहले आयु थी इनकी, आज वर्तमान, जबकि योग दे रखे आज वर्तमान का, तो ये ए है, ये आज कितने का हो गया, ये इतने का हो गया। बी कितने का हो गया आज, ये इतने का हो गया। सी कितने का हो गया, ये इतने का हो गया। ठीक है, तीनों का योग x + 6 ए हो गया, 2x + 6 ये बी हो गया, 3x + 6 ये सी हो गया, और तीनों का जो योग है ये बराबर 90 है। 3x 2x और 1x, 6x + 36 18 बराबर 90, 6x बराबर 72, 18 घट गए, x बराबर 9 × 6 = 72। ठीक है, तो ये 9 का ये हो गया, 9 × 2 = 18 का ये हो गया, और 9 × 3 = 27 का ये हो गया। पर ये कब थे, 9 18 27 के 6 वर्ष पहले। आज कितने के हो गई, 9 × 6 = 15 का ए हो गया, 18 × 6 = 24 का बी हो गया आज वर्तमान में, 27 और 6 = 33 का सी हो गया। तीनों को जोड़ोगे तो इनका जोड़ 90 आएगा। हैं? अच्छा 9 है क्या, तो 9 × 2 = 18, अच्छा 12 × 6 = 72 आएगा, बिल्कुल सही, 12 × 6 = 72। तो ये आ गया हमारे पास 9 नहीं, ये आ गया 12, ये आ गया 24 और 12 × 3 = 36। अब 6 7 आज वर्तमान में 6 जोड़ देंगे, 12 और 6 = 18, 24 और 6 = 30, 36 और 6 = 42, 42 और 30 = 72 और 58। उसी की पूछे ना, उसी की आ जाएगी 42। ठीक है, हमारा 7वां टॉपिक है एवरेज, औसत। देखो एवरेज क्या होता है, औसत होता है जैसे हम मीन माध्य निकालते हैं, जैसे आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, तो वही बात है, औसत भी ऐसे निकलेगा कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या देखो, जैसे मान लो 3 9 5 7 11, अब मैं इसका औसत निकालूं, तो चूंकि संख्या कितनी है, ये 5, पांचों को जोड़ोगे, आंकड़ों का योग 5 आंकड़े हैं, पांचों का हम जोड़ेंगे, इनका योग करेंगे, आंकड़ों की संख्या कितनी है 5, 5 का मान, ये होता है एवरेज। अब कंपटीशन में एवरेज के क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आते हैं, तो एक तो प्राकृत संख्याएं होती है, 1 2 3 4 प्राकृत संख्याएं। तो प्राकृत जो संख्याएं होती है, प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, प्राकृत संख्याओं का योग होता है n × n + 1/2। देखो n क्या है, बेहद n होता है नंबर ऑफ नंबर्स होता है, कितनी संख्याएं। वर्गों का योग होता है वर्गों का योग होता है 2n + 1, n × n + 1 कर लो, n × n + 1 और 2n + 1/6, ये होता है। घनों का योग होता है, जब घनों की संख्याओं का योग करोगे 1 से 10 तक घनों की संख्याओं का योग, तो ये जो प्राकृत संख्याओं का सूत्र होता है n × n + 1/2, और इस पूरे का होल स्क्वायर, ये घनों की संख्याओं का योग होता है। सम संख्याओं का योग होता है, सम का योग होता है n × n + 1, और विषम का जो योग होता है, विषम संख्याओं का योग होता है
ये होता है n स्क्वायर। देखो ये बातें मैंने क्यों बताई है कि जैसे एवरेज में कोई भी क्वेश्चन आए, मैं आपको इसको बेसिक समझाता हूं। मैं कहूं कि 1 से 100 तक संख्याओं का योग बताओ, 1 से 100 तक संख्याओं का योग बताओ। अब सुनो, वी नो दैट सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, n की जगह लिखेंगे नंबर ऑफ नंबर, टोटल बड़ी संख्या क्या है 100, इंटू का मतलब गुणा, 100 और 1 101 और अपॉन 2 50। तो ये आ गया हमारे पास 5050। 1 से 100 तक जब संख्याएं जोड़ोगे, 1 में 2, 2 में 3, 3 में 4, ऐसे 1 से 100 तक जब हम जोड़ेंगे, 1 से 500, 1 से 1000, 1 से कितनी भी संख्याओं का जब योग करेंगे तो n इंटू n प्लस 1/2 होता है। अब चूंकि 1 से 100 तक संख्याओं का जोड़ हो गया 5050। अब देखो मैं कहूं कि 1 से 100 तक संख्याओं का योग नहीं, संख्याओं का एवरेज बताओ, औसत बताओ। और औसत क्या होता है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। 1 से 100 तक जोड़ेंगे और फिर 100 का भाग देंगे, तो 1 से 100 तक जोड़ेंगे तो जोड़ तो क्या आएगा 5050, और फिर आंकड़ों की संख्या का भाग देंगे तो एवरेज निकलेगा, यानी कि 100 का भाग देंगे, 100 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 50.5 आ जाएगा। तो मोटी बात यह है कि जब हम जोड़ेंगे तो n के स्थान पर 100 लिखेंगे, 100 और 1 101 और अपॉन, ये तो योग आ गया। और औसत में आंकड़ों की संख्या का भाग देंगे, यानी 100 का ही भाग देंगे, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो वही 50.5। तो मोटी बात यह है कि जब भी प्राकृत संख्याओं का, वर्गों का, घनों का, सम संख्याओं का, विषम संख्याओं का यदि योग पूछा जाए तो ये सूत्र हमें याद रहने चाहिए। और यदि इनका एवरेज पूछा जाता है तो n का मान योग में भी वही रहेगा, भाग भी उतनी उसी संख्या का देंगे। तो जब भी इनका एवरेज निकालना हो तो इसमें से n को कैंसिल कर दो, ये क्या हो गया, ये एवरेज का सूत्र हो गया, क्योंकि जोड़ेंगे जब भी n का मान वही रहेगा, और जब एवरेज निकालेंगे जब भी n का मान वही रहेगा, यानी कि उसी उतनी संख्या का भाग देंगे। 50 प्राकृत संख्या को औसत में, योग में भी n की जगह 50 लिखेंगे, भाग भी 50 कर देंगे। तो एक n को कैंसिल कर दो, इतना समय खराब मत करो। योग का सूत्र इनका ये हो गया, और n कैंसिल होते ये एवरेज का सूत्र हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि भाई 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, और मैं कहूं कि 10 का वर्ग, इसका एवरेज बताओ, औसत बताओ। सीधी सी बात यह है कि 1 से 10 तक इस सूत्र से जोड़ेंगे, और यदि n को कैंसिल कर दिया तो ये एवरेज का सूत्र हो गया। तो n प्लस n तो कैंसिल हो गया औसत में, n प्लस 1, n क्या है यहाँ 10 है, नंबर ऑफ नंबर्स 10 है, 10 और 1 11, और 10 दूनी 20 और 1 21, और अपॉन 6, 3 7 3 दूनी और 77/2। ये 1 से 10 तक वर्गों की संख्याओं का एवरेज आ जाएगा 38.5। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, एवरेज हमेशा बीच में आता है, बट ये ध्यान रख लेना कि एवरेज चूंकि बीच में आता है, जैसे मैं कहूं कि इसका एवरेज क्या होगा, पर उसमें कंडीशन ये होनी चाहिए कि उनका डिफरेंस जो अंतर है वो बराबर होना चाहिए। अब 1 2 3 4 5 6 7 सातों संख्याओं को जोड़ोगे ये एवरेज आएगा, और इसमें आप 7 का भाग देंगे, ये आएगा एवरेज, औसत आएगा। बट समय बचाने के लिए ये चीज तुम्हें याद रखनी है कि यदि अंतर बराबर होता है तो बीच की संख्या हमेशा एवरेज होती है। अब 3 ये छोड़ दिया हमने, 3 ये छोड़ दिया, तो इसका जो 2 से 14 तक अंतर बराबर है तो इसका एवरेज आएगा 8, या फिर इन सभी को जोड़ के 7 का भाग दोगे तो भी 8 ही आएगा। तो समय खराब नहीं करना। मैं कहूं कि 15 के 5 गुणनजों का औसत बताओ, तो अब तुम्हारे दिमाग में तुरंत आए गुणज का मतलब 15 का पारा 5 तक लेना है, 15 दूनी 30, 15 तीन 45, 15 चौका 60, 15 5 75, 5 हो गए, पांचों को जोड़ोगे 15 का भाग दोगे, पर डिफरेंस इनका बराबर है, तो सीधी सी बात है 2 इधर छोड़ दो 2 इधर, ये इसका एवरेज आ गया। तो जब यदि अंतर बराबर है तो बीच की संख्या हमेशा औसत होती है। यदि बीच में 2 संख्याएं बचे, जैसे मान लो ये संख्या 7 की बजाय 8 हो गई, 3 ये छूट गई 3 ये छूट गई, बीच में 2 संख्याएं बच गई, तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग देना है तुम्हें। मोटी बात यह है कि एवरेज हमेशा बीच की संख्या एवरेज होती है यदि उनका डिफरेंस बराबर है तो, और यदि बीच में 2 संख्याएं हैं बच रही है बीच में, तो दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दे दो, दैट इज एवरेज।
अब जितनी भी सम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याएं हैं, उनमें हमेशा अंतर बराबर होता है। तो जैसे मान लो नॉर्मल से क्वेश्चन ये आ गया कि 6 क्रमागत है, 6 क्रमागत सम संख्याएं हैं और सम का जो एवरेज है, औसत है, ये 27 है, तो इनमें बड़ी संख्या क्या है? तो सीधी सी बात है कि ध्यान रखनी है तुम्हें, बड़ी संख्या क्या है। सम संख्याएं वही 2 4 6 मैंने बताया था कि सम संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, विषम संख्याएं जिनमें 2 का भाग नहीं जाता, अंतर दोनों में बराबर होता है, वही 2 2 का अंतर होता है। प्राकृत संख्याएं लगातार वाली, इनमें सभी में 1 का अंतर होता है। तो सम हो, विषम हो, प्राकृत हो, 6 संख्याएं हैं तो बीच की संख्या औसत होती है, पर 6 संख्या में तो बीच बनेगा ही नहीं क्योंकि बीच में 2 बचेंगी, ठीक है। अब वो कौन सी सम संख्या ये भी हमें नहीं पता, बट इसमें दे रखा है कि जो एवरेज है वो 27 है। एक बात ये ध्यान रखना, सम संख्याओं का औसत यदि बीच नहीं बनता है तो सम संख्याओं का औसत विषम संख्या में होता है और विषम का औसत सम में होता है। तो तुम्हें एक ही काम करना है, मात्र 2 सेकंड में आंसर निकालना है। ये एवरेज को बीच में लिखोगे, 6 संख्या मतलब 3 इधर, सम संख्याएं 3 इधर है, तो 27 से छोटी सम संख्या हो गई 26, 26 से छोटी हो गई 24, से छोटी हो गई 22, 27 से बड़ी हो गई 28, से बड़ी हो गई 30 और इससे बड़ी हो गई 32। तो ये 3 और 3 6 सम संख्याएं हैं। यदि 6 संख्याओं को जोड़ के 6 का भाग दोगे तो 27 ही आएगा, और बड़ी संख्या पूछी जाए तो तुम्हारा आंसर 32 रहेगा, छोटी संख्या पूछी जाए तो 22। तो इस तरह के क्वेश्चन हमेशा ऐसे करना है, इसमें बिल्कुल भी समय खराब नहीं करना है। मैं कहूं कि 4 विषम संख्याएं हैं, ठीक है, 4 विषम संख्याएं हैं और 4 विषम संख्याएं, इनका जो औसत है, एवरेज है, ये हमें दे रखे 28, और इसमें बड़ी संख्या क्या है? सीधा 28 यहां लिखो। विषम संख्याएं 4 है, विषम इससे छोटी होगी 27, इससे छोटी होगी 25, इससे छोटी होगी बड़ी होगी 29 और इससे बड़ी होगी 31। ये 4 संख्याएं, चारों को जोड़कर 4 का भाग दोगे तो 28 आएगा, बड़ी पूछिए तो हमारा आंसर रहेगा 31। तो इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा ऐसे सोल्व करना है। 20 लड़कों के एक समूह में, एक क्वेश्चन दे रखा है, 20 लड़कों के एक समूह में कोई 60 किलोग्राम के व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति लेने से औसत में, मैं कहूं कि 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, नए व्यक्ति का भार क्या है? देखो, इस तरह का जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे सोल्व करना है, इसका एक मेथड भी होता है, बट ये कह रहा है कि 20 व्यक्ति हैं, इनमें से एक 60 किलोग्राम का व्यक्ति निकाल दिया, ठीक है, जो उसके स्थान पर नया आते ही औसत में ये इंक्रीज हो गया 1.5 किलोग्राम। तो मोटी बात है कि ये इंक्रीज, एक तो 60 किलोग्राम का निकाला है, जो उसके स्थान पर नया आएगा वो 60 किलो तो उसमें होने चाहिए, प्लस वृद्धि और कर आई है औसत में 1.5 की, और वृद्धि 20 के 20 में होनी चाहिए। तो 20 में जब 1.5 की, प्रत्येक में भी 1.5 की वृद्धि करोगे तो ये टोटल वृद्धि होगी 30 की, 20 से कम 20 और आधा करेंगे तो 20 और 10 30, या फिर इसका 10 गुना टाली ऐसे कर लो, 10 या करके वही 15 दूनी 30। तो 60 तो वो कवर करना ही चाहिए, और वृद्धि हो रही है, इसका मतलब 30 किलो उसका फालतू वजन होना चाहिए, तो वो कितने किलो का हो गया? 90 किलो। और यदि औसत में कमी होती है 1.5 किलोग्राम की तो यहां घटाएंगे, क्योंकि फिर 30 किलो इससे भी छोटा हो गया वो, जब कमी हो गई तो इससे छोटा कितना हो गया वो 30 घटाएंगे तो वो 30 किलो का ही व्यक्ति है। तो जब भी नए व्यक्ति का भार निकालोगे, नया व्यक्ति जो आया है, नए व्यक्ति का भार कैसे निकालेंगे? निकाले गए व्यक्ति का भार, और यदि वृद्धि होती है, औसत में वृद्धि होती तो जमा कुल व्यक्ति और गुणा वृद्धि। देखो, निकाला गया व्यक्ति है 60 किलो का, कुल व्यक्ति है 20 और वृद्धि हुई है 1.5 की, तो पहले गुणा करेंगे बौद्ध मास में,
ठीक है, ये हो गया। 20 को 1.5 से करेंगे तो 30 + 60, यानी कि वह नया व्यक्ति 90 किलोग्राम। और यदि कमी होती तो यहां माइनस करते हैं, माइनस कुल गुणा कमी, कितनी कमी। देखो 3 वर्ष पहले एक दंपति की औसत आयु, कोई दंपति है, उस दंपति की औसत आयु 19 वर्ष थी। अब ये कह रहा है कि एक बच्चे के जन्म लेने के बाद जो उसकी औसत है, एक बच्चे के जन्म लेने के बाद उनकी जो औसत है, एवरेज जो है तीनों की, ये औसत 15 वर्ष हो गई। 15 वर्ष हो गई। अब ये कह रहा है कि बच्चे की वर्तमान आयु क्या है, बच्चे की वर्तमान आयु। अब सुनो, देखो बिल्कुल है ना, आसान है क्वेश्चन। ये कह रहा है कि 3 वर्ष पहले, सबसे पहले तो ये देखो कि 3 वर्ष पहले जो दंपति यानी पति पत्नी का जोड़ा, यानी कि 2 हो गई, पति और पत्नी, इनकी जो एवरेज है, ये औसत है, ये 19 वर्ष थी। तो एवरेज 19 थी, तो दोनों की कुल आयु कितनी हो गई? 38 साल। अब सुनो, ये तो बात है 3 वर्ष पहले की। आज वर्तमान में इनकी जो एवरेज है वो 15 हो गई। कब? जब एक बच्चे का जन्म हो गया। तो टोटल कैंडिडेट कितने हो गए? ये 3 हो गए। तो तीनों कुल कितने के हो गए? 15 तिया 45। दोनों कितने के थे? 38 के। ये बताओ, ये 3 वर्ष पहले 38 के थे, आज ये तीनों 45 के हैं। तो जब 3 वर्ष पहले ये दोनों 38 साल के थे, तो आज ये दोनों कितने के हो गए? आज दोनों पति और पत्नी, ये 3 साल तो पति बढ़ गया और 3 पत्नी बढ़ गई। ये दोनों आज 44 के हैं और बच्चे के जन्म के बाद हो गए तीनों 45 के। तो बच्चे की आयु कितनी वर्ष हो गई? 1 वर्ष। ये किस तरह का क्वेश्चन होता है, जैसे जिद्दी लेवल में, कि सोम, मंगल और बुध, इन तीनों का जो एवरेज, जो औसत है, औसत जो तापमान है, ये 32 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, देखो सेल्सियस है ना, सेल्सियस फारेनहाइट बराबर होता है 9/5C = 32। जब भी तुम्हें सेल्सियस देख करके फारेनहाइट पूछे, 4 इकाइयां होती हैं। जो एसआई मात्रक होता है वो केल्विन होता है, ताप का, टेम्परेचर का जो एसआई मात्रक केल्विन होता है। सेल्सियस होता है, फारेनहाइट होता है, र्यूमर होता है और केल्विन होता है। जब भी सेल्सियस देख के फारेनहाइट पूछते हैं तो हम ऐसे इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ सी का मान, यहाँ 9/5 के गुणा में सी लिखेंगे, जब 32 जोड़ दिया आ जाएगा। 37 डिग्री जो सेल्सियस होता है हमारा मनुष्य का तापमान, वो 68.6 फारेनहाइट होता है। फारेनहाइट, अगर इस सेल्सियस को फारेनहाइट में कन्वर्ट करोगे तो इस सूत्र से हो जाएगा। औसत तापमान हो गया 32 डिग्री सेल्सियस। अब ये कह रहा है कि मंगल, बुध और बृहस्पति, इन तीनों को जो तापमान है ये है 40 डिग्री सेल्सियस। केवल बृहस्पति का अगर 35 डिग्री है तो सोम का तापमान क्या होगा? वैसे इस तरह क्वेश्चन संख्याओं पे भी आ सकता है। पहली 3 संख्याओं का ये एवरेज है, अगली दूसरी, तीसरी, चौथी का ये है, चौथी संख्या का मान ये है, तो पहली संख्या का मान क्या होगा? इंक नहीं है मार्ग में, इंक नहीं है। चलो देखते हैं। अब सुनो, सबसे पहले मंडे यानी सोम, मंगल और बुध का, इन तीनों का कुल तापमान कितना हो गया? 32 दूनी
96 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब ये कह रहा है कि मंगल, बुध और बृहस्पति, इनका हो गया 40 120, और केवल जो बृहस्पति है इसका तापमान कितना दे रखा है 35 डिग्री। तो अब सोम का निकालना है। तो इसका सबसे आसान तरीका तो यही है कि सोम, मंगल और बुध तीनों का जब 96 है तो इसमें बृहस्पति का तापमान और जोड़ देते हैं। तो ये कितने का तापमान हो गया 131 डिग्री सेल्सियस। ये कितनों का हो गया, ये हो गया सोम का, मंडे का, ट्यूसडे का, वेडनेसडे का और थर्सडे का, 131 हो गया। ठीक है, और हमें दे रखे हैं ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, इन तीनों को कितना दे रखे हैं 120। जब इन चारों में से ये 3 घटाएंगे, ट्यूसडे से ट्यूसडे, वेडनेसडे कैंसिल हो गया, तो ये किसका बच जाएगा, ये मंडे का 11। मोटी बात ये है कि जो ये बृहस्पति का तापमान है, ये जो बृहस्पति का तापमान है ये इन दिनों में दे देते, इनको तीनों को दे देते, तो ये चारों का हो जाएगा। चारों में से जब 3 घटाओगे तो ये सोम का हो जाएगा। क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने, क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने क्रिकेट के खिलाड़ी ने 10 पारियों में कुछ रन बनाए। 10 पारियों में कुछ रन बनाए। अब 11वीं पारी में उसने 100 रन बनाए। इससे उसकी जो औसत रन संख्या है ये पहले से 6 रन प्रति अधिक हो गई। औसत जो रन संख्या है पहले से 6 रन अधिक हो गई। तो अंतिम पारी के बाद उसकी औसत बता रही है। तो जब भी ऐसे रनों पे इस तरह क्वेश्चन आए तो या तो उसकी जो रन संख्या है पहले से कम होगी या बढ़ेगी। ठीक है, यदि वृद्धि हो गई है तो एक ही छोटी सी बात याद रखनी, ये याद रखनी है तुम्हें कि अंतिम पारी के रन माइनस पहले खेली गई पारियां और गुणा बढ़ते। अंतिम पारी के रन उसके हैं 100 माइनस पहले कितनी पारी खेली उसने 10 पारियां, वृद्धि हो गई कितने की 6 रन की। तो अंतिम पारी के बाद उसकी जो औसत रन संख्या आएगी वो आएगी 40। ये तरीका याद रखना, ये सबसे बेस्ट है। एक्स फैक्स मानने की जरूरत नहीं है। देखो, एक होता है मीन, मीडियन और मोड, एक होता है माध्य, एक होता है माध्यक और एक होता है बहुलक। देखो, मीन, मीडियन और मोड। अच्छा, माध्य तो एज इट इज निकलेगा, जैसे एवरेज निकलता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। मैं कहूंगी 3, 7, 9, 12, 8, 5, जैसे मैं कहूंगी इसका माध्य बताओ, मीन बताओ। तो इसका मीन क्या होता है कि सारी संख्याओं को जोड़ेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, छहों संख्याओं को जोड़ेंगे और हम इसमें 6 का भाग देंगे, दैट इज मीन, यह आ जाएगा माध्य। मीडियन क्या होता है, जैसे मैं कहूंगी 3, 9, 5, 7, 8, 11, 15, 6, 23, 49, 47, ठीक है, और एक अंक संख्या लिख देता हूं 27। अब मैं कहूंगी इसका माध्यक बताओ। माध्यक का मतलब होता है कि ये कहेंगे कि इसकी माध्य का बताओ, इसका मीडियन बताओ। अब सुनो,
क्या होता है कि माध्यिका या माध्यक हमेशा बीच में आता है, ठीक है, बीच वाली संख्या होती है। औसत और माध्य भी बीच वाला होता है, बट औसत में अंतर बराबर होना अनिवार्य है, ठीक है। इसमें अंतर अनिवार्य नहीं, इसमें हम जो भी क्रम दे रखे हैं, जो भी सीरीज श्रृंखला दे रखे हैं, इसको या तो इंक्रीज ऑर्डर में लिखेंगे या डिक्रीज ऑर्डर, या तो अवरोही क्रम में लिखेंगे या आरोही क्रम में लिखेंगे, या चढ़ते क्रम में लिखेंगे या उतरते क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले छोटी संख्या लिखोगे, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 6 भी दे रखे हैं, 6 भी लिखेंगे। 11 के बाद में फिर क्या आएगा, 23 के बाद आएगा 27 के बाद 47 के बाद 49, ऐसे लिखेंगे। अब इसका माध्यक निकालेंगे या माध्यिका, वो हमेशा होता है बीच में। अब चूंकि 4 संख्या ये हो गई, 4 संख्या ये हो गई, 5 ये, यानी कि इसमें टोटल संख्या हो गई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो 5 इधर छोड़ दो, 5 उधर छोड़ दो, तो इसका बीच की संख्या क्या आ गई, 11। तो इसकी माध्यिका क्या आएगी, 9 आएगी। 1, 2, 3, 4, हाँ 5, तो ये 11 तो 5वीं संख्या हो गई, तो इसकी माध्यिका आएगी 9। अच्छा, बीच में एक संख्या और होती, मान लो 107 होती, तो बीच में संख्या बच गई 2, एक तो 9 और एक 11। जब बीच में 2 संख्याएं बचे तो दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दे दो, तो इसकी जो माध्यिका आएगी वो आएगी 10। मोटी बात यह है, उतरते या चढ़ते क्रम में लिखकर बीच की संख्या माध्यिका होती है। यदि बीच में 2 संख्याएं बचे तो दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दे दो। बहुलक होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक बार होती है, ठीक है, जो संख्या सबसे अधिक बार आती है वो बहुलक होता है। बहुलक का संबंध, इसका संबंध होता है कि माध्यिका को 3 से गुणा करो, ठीक है, और माध्य को 2 से गुणा करो और उसको घटा दो, दैट इज बहुलक। ये होता है मोड, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वही बहुलक होता है। या तो एक सीरीज देके किसी संख्या को ज्यादा बार देंगे तो वो बहुलक होता है। जैसे मान लो 25 कोई संख्या है, उसको ज्यादा बार 5 बार दे दिया, 20 को 3 बार दे दिया, 19 को, तो एक सीरीज बनाएंगे, इसमें बहुलक बताओ, जो संख्या सबसे अधिक बार होगी वो बहुलक होता है। और यदि माध्यिका और माध्य देखकर बहुलक पूछते हैं तो माध्यिका को 3 से गुणा करोगे, माध्य को 2 से करोगे, घटाते ही बहुलक आ जाएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, 8वां टॉपिक है प्रतिशत। देखो, परसेंटेज एक तो सबसे अनिवार्य तो आपको ये ध्यान रखना है। जैसे मान ले मैं कहूं कि हमारे पास 120 रुपए है और 120 रुपए में जब मैं कहूं कि 20% वृद्धि करनी है तो कैसे करेंगे, या तो 120 का 20% निकालेंगे, ठीक है, अपॉन 100, तो इसका 20% निकाला, 12 दूनी 24 हो गया। अब 120 में जब 20% वृद्धि करेंगे तो पहले इसका 20% निकाल के और इसको जोड़ देंगे, 144 हो गया। तो एक तो ये ध्यान रखना है, सबसे अनिवार्य, जो क्वेश्चन आगे जब लेंथी क्वेश्चन आएंगे, बड़े क्वेश्चन होते हैं, तो समय बचाने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी मूल्य में जब वृद्धि करनी हो, 120 में यदि 20% वृद्धि करनी है तो वृद्धि वाले को 100 में पहले जोड़ दो। 100 और 20 कितने हो गए, 120, इसको डायरेक्ट 120 से गुणा कर दो, बटे 100% का मतलब 100 होता है, तो ये 144 हो जाएगा। तो ये चैनल जो लॉन्ग चैनल है, इससे बच जाओगे। और आप क्या करोगे कि वृद्धि का मतलब पहले इस में जोड़ना है और कमी का मतलब पहले इस में घटाना है। यदि मैं 20% इसमें कमी करता हूं, भाई कमी करने के बाद क्या हो जाएगा, तो इसको 80/100 कर दिया, ठीक है, तो यह हो जाएगा 120 से 96 हो जाएगा, 96 हो जाएगा। अब मैंने ये क्यों बताया है कि जैसे क्वेश्चन ऐसे आता है, यदि किसी संख्या में 87.5% यदि कमी की जाए तो उसका जो मान है, उसका मान 200 हो जाता है, तो वह संख्या क्या है। इस तरह के क्वेश्चन छोटे छोटे एग्जाम जो होते हैं जीडी लेवल के, इनमें इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। अब सुनो, कोई संख्या है, हमने संख्या x मान ली, इसमें 87.5% कमी का मतलब है ये चीज 12.5 ही बच गई, ठीक है,
और 87.5% कमी का मतलब 100 में घटा दिया हमने, 87.5 12.5 बच गए और इस संख्या को गुणा कर दिया कमी और उसका मान बराबर हो जाता है 200। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे सोल्व करेंगे, x गुना 125% का मतलब होता है 100 और इस पॉइंट का मतलब होता है 10 और बराबर 200। जब x निकालेंगे तो 200 और ये 1000 है, ये गुणा में जाएगा, ठीक है, अपॉन आएगा 125, 125 8 1000, तो वो संख्या आ गई 1600। यदि कमी करनी है तो 100 में कमी करके गुणा करना है, यदि वृद्धि हो यहां तो 100 में जोड़ के फिर x से गुणा करना है। x हमने वो संख्या मान रखी। तो ये बेसिक चीजें पहले तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेंगी। जैसे एक तो इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, प्रश्नवाचक का 20% जमा 20 बराबर 1000 का 10%। तो जहां प्रश्नवाचक आता है, इस प्रश्नवाचक को हमेशा x से रिप्रेजेंट करो। x का मतलब हमेशा गुणा होता है, परसेंट का मतलब अपॉन 100 होता है, जमा 20 बराबर 1000 का मतलब गुणा और 10/100। अब 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये हो गया 10 दाई 100। सबसे पहले जब भी x की वैल्यू निकालनी है तो जमा घटा को उधर ले जाओ, जमा हमेशा उधर माइनस में जाता है, माइनस जमा में जाता है, गुणा उधर हमेशा भाग में जाता है और भाग उधर गुणा में जाता है। ये जमा 20 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये बच जाएंगे हमारे पास 80, ठीक है। x गुणा 20/100 और बराबर 80। ये जो 100 अपॉन में है ये यहाँ मल्टीप्लाई में 100 में गुणा में जाएगा, और जो 20 गुणा में है ये अपॉन में आता है। 20 चौका 80, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4, ठीक है। जैसे मैं कहूं कि मेरी आय में राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, 20% अधिक है। तो बताओ श्याम की आय, श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंट कम है, कितने प्रतिशत कम है। अब सुनो, ऐसे कितने भी क्वेश्चन बना लो, आय पे बना लो, आयु पे बना लो, अंकों पे बना लो, ऊंचाई पे बना लो, लंबाई चौड़ाई, इसकी जो भुजाएं होती हैं आयत की, लंबाई बढ़ गई तो चौड़ाई को कितने परसेंट कम करें, किसी के मूल्य पे बना लो, बचत पे बना लो, खपत पे बना लो, किसी तरह बना लो। सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, यदि पहली कंडीशन में तो अधिक आ गया और सेकंड कंडीशन में कमी परसेंट पूछ ली, सिर्फ ये देखना कि क्या पूछा है, लास्ट में देखना है। अधिक देंगे तो कमी पूछेंगे, कमी देंगे तो अधिक वृद्धि पूछेंगे। यदि कमी परसेंट पूछी गई है तो कमी हमेशा अधिक पे होती है, तो नीचे 100 प्लस आर आएगा और गुणा 100। कमी परसेंट यदि निकालनी है तो, यदि हमें वृद्धि परसेंट निकालनी है तो वृद्धि हमेशा कम पे होती है, तो यहां 100 माइनस आर गुणा 100 हो जाएगा। अब आर बेहर आर क्या है, आर है कि परसेंट वृद्धि या फिर परसेंट कमी, ठीक है। आर की जगह लिखेंगे हम 20 और 100 और 20 कितना हो गया 120 और गुणा 100। 0 से 0 कैंसिल, 2 छंगी 12, 50/3, यानी कि ये 16 सही 2/3% कम है। और यदि यहां पर कमी करके वृद्धि पूछेंगे तो वृद्धि के लिए नीचे माइनस करेंगे, ठीक है। अब राम की आय, राम की जो आय है उसमें पहले 20% वृद्धि की गई और फिर 30%
कमी की गई। तो बताओ राम की आय पर क्या प्रभाव पड़ा? जब भी इफेक्ट पे कोई क्वेश्चन आता है, क्या प्रभाव पड़ा? जब भी इफेक्ट पे कोई क्वेश्चन आता है तो तुम्हें यह ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में वृद्धि करके कमी कर सकते हैं, शुरू में कमी करके वृद्धि कर सकते हैं, दोनों बारी वृद्धि कर सकते हैं या दोनों बारी कमी कर सकते हैं। चारों कंडीशन में तुम्हें एक ही बात ध्यान रखनी है, जहां वृद्धि है वहां तो सौ में जोड़ना है, ठीक है, और जहां कमी है सौ में घटाना है। अब सीधी सी बात यह है कि दोनों बार वृद्धि हो सकती है, दोनों बार प्लस आ आएंगे, दोनों बार कमी हो सकती है, दोनों बार माइनस आ आएंगे, पहले कमी हो सकती है, बाद में वृद्धि हो सकती है। तो जहां वृद्धि वहां प्लस आर और जहां कमी माइनस आर, और अपॉन 100 करना है। अब ये आर की जगह ये 20 आएगा तो ये होगा 120 और ये होगा 70। बस एक ही बात ध्यान रखनी है, 0 से 0 कैंसिल, 12 7 84। यदि ये यहां जो प्राप्त होगा ये 100 से कम है तो कितना कम है, वो तो हमेशा आंसर आएगा कमी में। तो हमारा आंसर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी आय 16% कम हो जाएगी। यदि यहां 100 से अधिक होता तो कितना अधिक, वो वृद्धि होती। मान लो यहाँ 112 आता तो 12% वृद्धि हो जाती है। दोनों बार वृद्धि होगी तो हमेशा वृद्धि होगी, दोनों बार कमी होगी तो हमेशा कमी होगी। यदि वृद्धि कम होगी, कमी ज्यादा होगी तो कमी होगी, यदि कमी ज्यादा होगी वृद्धि कम होगी। तो ये इस पे डिपेंड करता है। और ये भी वही, आयत की लंबाई बढ़ गई, चौड़ाई घट गई, तो हर प्रकार के क्वेश्चन में ये एक ही सूत्र काम करेगा। जैसे मैं कहूं कि कोई चुनाव है, चुनाव में एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 56% प्राप्त किया, 56% प्राप्त किया, और उसने वह 480 मतों से जीत गया। तो इसमें या तो पूछेंगे कुल मत कितने थे, ठीक है, या पूछेंगे हारने वाले को कितने मिले, या पूछेंगे जीतने वाले को कितने मिले। तो इसका है ना बेसिक समझो, फिर क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा। हर चीज 100% में होती है। हार जीत दो उम्मीदवारों में होती है, हार जीत दो पहलवानों में होती है, हार जीत दो खिलाड़ियों में होती है, यानी कि खिलाड़ी का मतलब दो टीमों में होती है, तो वो कोई चीज दो ही होती है। हार जीत हमेशा दो में होता है। एक उम्मीदवार ने 56% प्राप्त किया और हर चीज 100% में होती है। आप जो भी काम करते हो उसका डिवाइडेशन 100 में होता है। इसने 56% प्राप्त किया तो जो हारा है उसने 44%, और जिसने 50 से अधिक प्राप्त किया है वो 50.1% मिलेगा तो वो ही जीतेगा, ठीक है। तो ये जीत गया, ये हार गया। ये जो जीता है 480 मतों से, ठीक है, ये कितने जीता है 480 से, तो ये हारा कितने से है, ये 480 से ही हारा है। तो एक तो कुल मत हम x मान लेते हैं, तो 56% तो एक ने प्राप्त किए, ठीक है, और 44% कुल के दूसरे ने प्राप्त किए। ये 400 से 80 से जीत गया, ये हार गया। दोनों बराबर कब होंगे, जब इसको 480 दे देंगे, तो यहां से x का मान आ जाएगा। जब भी मैथमेटिक्स में कुल निकालना हो, कुल अंक, कुल मत, कुल जब भी निकालना हो तो उनका अंतर क्या है और इनके प्रतिशत का अंतर क्या है, और गुणा 100, दैट इज कुल अंक, कुल मत, कुल आय, कुल आयु। कुल का मतलब यही होता है। अंतर, हार जीत का अंतर 480 का है, प्रतिशत का अंतर 56 में से 44 घटा के 12 लिखना है और गुणा 100 करना है। 12 चौका 48, यानी कि कुल मतों की संख्या 4000। और जब कुल मत 4000 है तो जीतने वाले का पूछे तो 4000 का 56% निकालना है और हारने वाले का 4000 का 44%। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन आए, देखो
80 का कितने परसेंट 240 है। ठीक है, मैं कहूं कि 1/7 का कितने परसेंट 2/35 है। मैं कहूं कि 3x बराबर 4y, x का कितने परसेंट y है, कितने परसेंट y है। मैं कहूं कि 5 रुपए का कितने परसेंट 20 पैसे है। मैं कहूं कि 5 किलोग्राम का कितने परसेंट 20 डेसीग्राम है, 20 डेसीग्राम है। अब सुनो, मैंने हर प्रकार का क्वेश्चन लिख दिया। तो इस तरह का क्वेश्चन अमूमन कंपटीशन में आता ही आता है। तुम्हें एक ही बात ध्यान रखनी है कि एक तो मैथ में जब भी क्वेश्चन सोल्व करोगे तो इकाई बराबर होना अनिवार्य है और हमेशा छोटी इकाई बनाई जाती है। अब क्वेश्चन नॉर्मल है, 80 का कितने परसेंट 240 है। तो एक ही बात ध्यान रखनी है कि हमेशा का वाली संख्या नीचे आती है और सेकंड संख्या ऊपर आती है। ये रट्टाफिकेशन है कि सेकंड जो संख्या है वो तुम्हें ऊपर करनी है और का वाली जो संख्या है वो नीचे करनी है। का वाली संख्या नीचे करोगे और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। सेकंड संख्या हमारे पास 240 है, का वाली संख्या का लग रहा है 80 के और मल्टीप्लाई 100 है और 8 या 24 यानी कि ये इसका 300% है। 80 का कितने परसेंट 240 है, तो कितना परसेंट हो गया 300%। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन दे रखे हैं कि 1/7 का कितने परसेंट 2/35 है। अब सुनो, वही सेकंड संख्या क्या हमारे पास 2/35। ये सूत्र तो मैं लिख ही देता हूं कि जो सेकंड संख्या है वो ऊपर करनी है और का वाली संख्या नीचे करनी है और गुणा 100 करना है। तो सेकंड संख्या हमारे पास 2/35, का वाली संख्या नीचे 1/7 और मल्टीप्लाई 100 और 2/35 और 7 कहाँ गया ऊपर और गुणा 100। 7 पंजू 35, 20 पंजू 100 और 20 दूनी, ये इसका 40% हो गया। ठीक है, तीसरी संख्या है 3x बराबर 4y। देखो 3x बराबर 4y, ये x तो इसके गुणा में है। x की वैल्यू तो हो गई हमारे पास 4 और y की वैल्यू क्या हो गया हमारे पास 3। अभी कह रहा है x का कितने परसेंट y है, का कितने परसेंट y है और का किसके लग रहा है x के। तो x का मान आएगा नीचे, सेकंड संख्या y का मान ऊपर और गुणा 100, तो ये 75% हो गया इसका। इस तरह के क्वेश्चन ऐसे 5 रुपए का कितने परसेंट 20 पैसे है। मैंने बताया था एक तो इकाई बराबर करनी है और छोटी इकाई बनानी है। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। ठीक है, तो 5 रुपए में कितने हो गए 500 पैसे हो गए। का किसके लग रहा है इसके, सेकंड संख्या क्या है 20, का वाली संख्या क्या है 5 रुपए यानी 500 पैसे। पैसे बराबर करने, इकाई बराबर करनी है। ठीक है, तो ये इसका 4% होगा। नेक्स्ट दे रखा है कि 5 किलोग्राम का कितने परसेंट 20 डेसीग्राम है। तो मोटी बात यह है कि ये 3 इकाई है, ग्राम की, लीटर की, मीटर की। तो ये सारी एक इकाई याद रखनी है कि यहां किलोग्राम का हमें डेसीग्राम बनाना है क्योंकि छोटी इकाई बनानी है और का इसके है तो ये नीचे आएगा, ये ऊपर आएगा, गुणा में 100 जाएगा। पर किलोग्राम में डेसीग्राम कितने होते हैं, जो 10 मिलीग्राम होते हैं इनमें 1 सेंटीग्राम होता है। 10 जो सेंटीग्राम होते हैं
इसमें 1 डेसीग्राम होता है। 10 जो डेसीग्राम होते हैं इनमें 1 ग्राम होता है, और 10 जो ग्राम होते हैं इनमें 1 डेकाग्राम होता है, और 10 जो डेकाग्राम है इसमें 1 हेक्टोग्राम होता है। इसको हिंदी में लिख देता हूं ना, 10 मिलीग्राम बराबर 1 सेंटीग्राम, 10 सेंटीग्राम बराबर 1 डेसीग्राम, और 10 डेसीग्राम बराबर 1 ग्राम, और 10 ग्राम बराबर 1 डेकाग्राम, और 10 डेकाग्राम बराबर 1 हेक्टोग्राम, और 10 हेक्टोग्राम बराबर 1 किलोग्राम। ये 6 होती है, ये 6 याद रखने। ग्राम मीटर में भी ये सारी ग्राम की जगह मीटर हो जाएगी, तो ये टोटल 6 इकाई है। अब देखो इसमें भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये इकाई नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। कई बार हमें छठी इकाई से तीसरी बनानी होती है, कभी चौथी कभी पांचवी, ठीक है। अब हमें किलोग्राम से डेसीग्राम बनाना है, तो किलोग्राम है छठी इकाई, ठीक है, और हमें बनाना है डेसीग्राम है दूसरी इकाई। तो हमेशा 6 में से 2 घटाओ, यानी कि 4, 4 का मतलब 4 जीरो। तो एक जो किलोग्राम होता है उसमें 10,000 डेसीग्राम होते हैं। जितना यहाँ रिमाइंड बच गया ना, जितना यहाँ शेष बच गया उतनी जीरो होंगी। जैसे किलोग्राम से ग्राम बनाना है, किलोग्राम छठी इकाई है, ग्राम तीसरी इकाई है, तो 6 में से 3 घटाओगे तो 3 का मतलब 3 जीरो। मोटी बात यह है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो ये तो है रट्टाफिकेशन की, बाकी तुम ऐसे याद रखना। 1 ग्राम में 1 किलोग्राम में 10 हेक्टोग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में 100 डेकाग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में 10,000 डेसीग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में 1 लाख सेंटीग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में 10 लाख मिलीग्राम होते हैं, है ना। बाकी ये थोड़ा सा तरीका है कि आसानी से हो जाता है, तो ये याद रहनी अनिवार्य है, ठीक है। इसमें जहां मीटर की बात आएगी ग्राम सारे मीटर बन जाएंगे, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, 1 मीटर ऐसे बन जाएंगे। तो अब चूंकि क्वेश्चन हमें सोल्व करना है, कम टू द पॉइंट, कि सेकंड संख्या 20 डेसीग्राम ऊपर आएगी, और का वाली संख्या 5 किलोग्राम में 1 किलोग्राम में 10,000 डेसीग्राम, 5 किलोग्राम में 50,000 डेसीग्राम होते हैं, और गुणा 100, और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब 2/50, जब ऐसे कई बार भाग देना पड़े ना, तो देखो इसका तरीका बताता हूं कि जब भी भाग देना पड़े तो नीचे पूरी जीरो बनानी है तुम्हें, 100,000, 10,000, तो 50 को किससे गुणा करेंगे, जीरो बन जाए 2 से कर दो। तो यदि हम 2 से गुणा करेंगे तो फर्क भी नहीं पड़ा, 2 से गुणा कर दिया, 2 से भाग दे दिया, पर ये फायदा ये हो गया कि 2 दूनी 4 और 50 दूनी 100, 2 जीरो आ गई, 1, 2 और ये परसेंट, ये भाग हो गया आसानी से। ऐसे भाग देना होगा, ऐसे देखो देखो, एक ऐसे क्वेश्चन आता है, राम की आय में पहले 20% वृद्धि की गई, और फिर 30% कमी की गई। पहले 20% वृद्धि की गई, या फिर इसको अलग तरीके से लेता हूं मैं, राम की आय जो है, जो भी उसकी मासिक आय है, इसने अपने बच्चों पर 20% उनकी शिक्षा पर खर्च किया, और जो शेष बचा, शेष का उसने क्या किया, 50%
खाने पर खर्च किया। अब जो शेष बचा, शेष का 5% उसने किराए पर खर्च किया। किराए पर खर्च किया तो उसकी आय कितनी है? तो बताओ उसकी आय कितनी है? अब सुनो, एक राम ने अपनी आय से 20% खाने पर, 25% शिक्षा पर और 5% किराए पर खर्च किए। अब यदि उसकी बचत, लास्ट में उसके पास 2500 रुपए बचे, तो उसकी कुल आय क्या है? वही बात यहां है कि उसकी आय कितनी है यदि लास्ट में जो उसकी बचत है ये 5000 रुपए है, क्योंकि बचत तो देंगे तभी तो निकलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो ये दो प्रकार के क्वेश्चन हो गए। एक तो हो गया कि उसने जो भी खर्च किया वो शेष का, ठीक है, शिक्षा पर खर्च किया, शेष पे ये किया, फिर शेष का ये, और ये लगातार खर्च कर रहा है। तो जब भी वो शिक्षा पर शेष का खर्च करता है, तो ये दो प्रकार के क्वेश्चन है। जब भी शेष का खर्च होता है, शेष का खर्च करता है, तो उसकी आय कैसे निकालेंगे? देखो, उसकी बचत क्या है और गुणा 100/100 माइनस आर। जितनी बार भी वो खर्च करता है ये सूत्र याद रखना है। पहले में ये, दूसरे में फिर ये, तीसरे में फिर ये। देखो, बचत है उसकी 5000, ठीक है, 5000 रुपये गुणा 100/100 माइनस आर। आर क्या है? 20। तो 100 में से 100, ये 100 में से 20 घटाएंगे तो 80, तो ये आ गया 100/80। दूसरी बार खर्च कितना किया उसने? 50%, तो ये आ गया 100/50। तीसरी बार खर्च कितना किया उसने? तो ये आ गया 100/95। तो ये इतना लेंथी क्वेश्चन वैसे तो खर्च डिलीवर में नहीं आएगा, ये दो तक ही खर्च होगा, पर फिर भी सूत्र याद रखना। यदि वो शेष का खर्च करता है, शेष का इतना, शेष का इतना, तो हमेशा यही सूत्र काम करेगा। ये सबसे आसान तरीका है। और यदि जब वो लगातार खर्च करता है, जब वो लगातार खर्च करता है तो उसकी जो आय कैसे निकालेंगे? ये आय निकालेंगे बचत अपॉन 100 माइनस % खर्चा। लगातार वाले में ये तरीका याद रखें। खर्चा 20 और 25 45 और 5 50। बचत है उसकी 2500 रुपए, ठीक है, 100 माइनस खर्चा कर दिया उसने 50, तो उसके बाद जो खर्चा बचा वो 50 बचा, तो उसकी आय हो गई 50। अच्छा, गुणा 100 ये गुणा 100, तो उसकी जो आ गई वो 500 रुपए, जो आय है उसकी 500 %। देखो, चीनी के मूल्य में चीनी के मूल्य में 20% कमी होने पर चीनी के मूल्य में 20% कमी होने पर एक व्यक्ति 200 रुपए में, एक व्यक्ति 200 रुपए में 4 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है।
दो बातें पूछेंगे, चीनी का घटा हुआ मूल्य क्या है, और जो मूल्य घट गया, घटा हुआ मूल्य जो घट गया वो उसका वर्तमान मूल्य हो गया। ये दोनों एक ही बात है, घटने के बाद वो वर्तमान मूल्य होता है। या फिर पूछेंगे चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या है, पहले क्या भाव था, प्रारंभिक मूल्य क्या है। तो चीनी के मूल्य में 20% कमी होने पर एक व्यक्ति 200 रुपए में 4 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है, तो उसका घटा हुआ मूल्य क्या है। डायरेक्ट ये याद रखना, रुपए गुणा परसेंट कितनी कमी हुई है और अपॉन 100 गुणा अधिक वस्तु, ये तो आएगा घटा हुआ मूल्य या वर्तमान मूल्य। और जो प्रारंभिक मूल्य है रुपए गुणा परसेंट कमी, तो एज इट इज आएगा यहां 100 माइनस कमी, ठीक है, और गुणा अधिक वस्तु, ये इसका प्रारंभिक मूल्य आएगा। रुपए क्या हमारे पास 200 है, परसेंट कमी कितनी हो गई 20 की, 100 और गुणा अधिक वस्तु कितनी 4 किलोग्राम अधिक आती है, तो इसका जो घटा हुआ मूल्य आएगा वो तो आएगा 10 रुपए प्रति किलोग्राम, ठीक है। और पहले का आएगा भाव ये 12.5। ये 12.5 कैसे आएगा कि यहाँ 100 माइनस कमी करेंगे, रुपए तो वही लिखेंगे 200 ही प्रारंभिक मूल्य में, कमी वही 20 की आएगी, 100 माइनस में कमी 20 की है 80 आएगा, और गुणा 4 पंजू 20, 16 पंजू 80 और 100/8, ठीक है, और 50/4 और 25/2, यानी कि वही 12.5 आएगा। मोटी बात यह है कि घटा हुआ या वर्तमान पूछे तो ये सूत्र लगाना है, और इसमें थोड़ा सा अंतर यहां आएगा 100 माइनस कमी, ये तो यहां 100 आएगा, यहां 100 माइनस कमी, बाकी तीन चीजें एज इट इज रहेगी। 12 किलोग्राम चीनी और पानी का एलिगेशन है, मिश्रण है, चीनी और पानी का मिश्रण, जिसमें 4% चीनी है। अब ये क्या कह रहा है कि 2 किलोग्राम पानी वाष्प द्वारा उड़ गया, जो शेष मिश्रण बच गया, इस मिश्रण में कितने % चीनी है, भाग ले कितने % चीनी। एक क्वेश्चन है 300 ग्राम चीनी और पानी में, 300 ग्राम चीनी और पानी में 50% चीनी है, 50% चीनी है, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए। कितना पानी और मिलाया जाए, कितना पानी और मिलाया जाए कि चीनी 30% हो जाए, कि चीनी 30% हो जाए। देखो दो बातें हो, देखो दोनों क्वेश्चन सेम से लगेंगे, थोड़ा सा अंतर है कि मिश्रण में कितने % चीनी है और इसमें है कितना पानी मिलाया जाए, कितना द्रव्य मिलाया जाए, दूध मिलाया जाए, अल्कोहल मिलाई जाए, कितनी स्प्रिट मिलाई जाए। इसमें तो द्रव्य की मात्रा बतानी है, इसमें कोई चीज % में बतानी है। यदि % में बतानी है तो डायरेक्ट ये याद रखना है तुम्हें, मिश्रण गुणा % मात्रा, ठीक है, कितनी % वो कोई चीज कितनी % में है, और अंत में कुल मिश्रण। अब सुनो, देखो ये बहुत छोटा सा तरीका है। मिश्रण कितना है, शुरू में 12 किलोग्राम है, % मात्रा है चीनी 4% है, कुल मिश्रण यानी कि 12 में से यदि 2 किलोग्राम उड़ गया, वाष्प द्वारा उड़ गया,
तो शेष बच गया, 12 में 2 घट गया, 10 बच गया। यदि 2 किलोग्राम पानी और डाल दिया जाए तो 12 और 2 कुल हो जाता। कुल का मतलब या तो शेष या फिर कुल, ओब्लिक लगा दिया। तो चीनी यहाँ 10 जो किलोग्राम बच गया, इसमें 4.8% हो गई। 1 जीरो होते, 1 अंक छोड़ के 10 को लगा दिया। यहाँ 300 ग्राम चीनी और पानी में 50% चीनी है। कितना पानी और मिलाया जाए कि चीनी 30% हो जाए? देखो, इसमें द्रव्य की मात्रा बनानी है। द्रव्य की मात्रा कितना पानी मिलाएं, कितना दूध मिलाएं, कितना सप्रीट मिलाएं, चीनी मिलाएं। तो यहाँ क्या करना है कि मिश्रण गुणा यहाँ परसेंट का अंतर लिखना है और यहाँ अंतिम परसेंट मात्रा लिखनी है। तो ये 2 प्रकार के क्वेश्चन है। मिश्रण कितना हमारे पास? मिश्रण है 300, परसेंट अंतर कितने का हो गया? 50 और 30 में से 20 का अंतर हो गया। अंतिम परसेंट मात्रा कितनी है? 30। तो यदि 200 ग्राम पानी और मिला लें तो ये चीनी 50 की बजाय 30 बच जाएगी। देखो, एक ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कोई परीक्षा है, परीक्षा में 60% गणित में पास हुए, 60% गणित में पास हुए, 70% अंग्रेजी में पास हुए और 10% दोनों में फेल हो गए। तो इसमें या तो पूछेंगे कितने परसेंट पास हुए, ठीक है, या पूछेंगे कितने परसेंट फेल हुए। तो एक ही बात ध्यान रखना है, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो तुम्हें ऐसे इंटरसेक्शन करना है। ऐसे इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि गणित में पास है 60%, इकाई बराबर करनी है बस। 70% अंग्रेजी में पास है। अब जब 10% दोनों में फेल है तो पास कितने परसेंट हो गए? 90 हो गए। देखो, यहां भी ये पास है, ये भी पास है, इन दोनों में भी ये फेल की बजाय पास करने। हर चीज 100% में होती है। जब 10% दोनों में फेल है तो दोनों में पास कितने हो गए? 90, क्योंकि 100 में से 10 घटाएंगे 90। तो ये जो दोनों का पार्ट है, जो सम्मिलित पार्ट है, यहां लिखेंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे और इसको घटा देंगे। 130 में से 90 घटाएंगे तो यानी कि 40% पास है इसमें। और जब 100 में से 40% पास है तो फेल कितने परसेंट हो गए? 60%। और इसको अलग से बनाना चाहते हो तो ऐसे बना सकते हो कि दोनों में फेल कितने हैं, क्योंकि फेल निकालना है तो तीनों को फेल बनाना है, पास बनाना है तो तीनों को पास बनाना है। अब तीनों को फेल बनाओ। देखो, फेल निकालना है तो दोनों का हिस्सा तो हो गया 10। 60% पास है तो फेल कितने हो गए? 40। 70% पास है तो 30। इन दोनों को जोड़ेंगे, 40 और 3 70, 10 घटाएंगे तो वही फेल क्या आ जाएगा? 60%। और 60% फेल है तो पास कितने हो जाएंगे? 40। इस एक्सरसाइज टॉपिक में प्रतिशत में लास्ट के 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, बढ़िया क्वेश्चन जो हर एग्जाम में आते हैं। कोई छात्रावास है, ठीक है, छात्रावास में 600 लड़के हैं, 600 लड़के हैं। प्रत्येक हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेल खेलता है। कैसे? कोई तो हॉकी खेलता है, कोई फुटबॉल खेलता है और कोई दोनों खेल खेलता है। कोई तो फुटबॉल खेलता है, कोई हॉकी खेलता है, कोई दोनों खेल खेलता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि 75% तो हॉकी खेलते हैं और 45% फुटबॉल खेलते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि कितने परसेंट दोनों खेल खेलते हैं। तो ये जो दोनों खेल खेलने वाले हैं, दोनों ऐसे क्वेश्चन कहीं आएंगे। कोई तो चाय पीता है, कोई कॉफी पीता है,
कई ऐसे हैं जो दोनों पेय पदार्थ पीते हैं, कोई अखबार पढ़ता है, कोई मैगजीन पढ़ता है, कई ऐसे हैं जो दोनों पढ़ते हैं। तो इस तरह कोई सामाजिक पढ़ता है, कोई अंग्रेजी पढ़ता है, ऐसे हैं जो दोनों पढ़ते हैं। तो इस तरह का जो क्वेश्चन जब भी आएगा तो जो दोनों वाले हैं वो हमेशा उनका परसेंट 100 से ऊपर वाला है। तुम्हें क्या करना है, हॉकी खेलते 75, फुटबॉल खेलते 45, इन दोनों को जोड़ोगे ये हो गया 120। तो 120% का मतलब होता है कि 100 से ऊपर कितना हो गया, ये 20 हो गया। तो ये जो 20% है ना, ये दोनों चीज करने वाले हैं, दोनों पेय पदार्थ पीने वाले हैं, दोनों खेल खेलने वाले हैं, ठीक है। तो टोटल कितने हैं, 600। तो 600 में से जो 100 से ऊपर परसेंट गया, कितना गया, 20 गया। तो 600 का 20% ऐसा है जो दोनों खेलते हैं। तो ये 20 छंगा 120, तो दोनों खेल खेलने वाले कितने हैं, 120। तो हमें से ये ध्यान रखना है, बस ये 5 सेकंड में आंसर होना चाहिए। वो कह रहा है 72% कर्मचारी तो चाय पीते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है 44% जो है वो कॉफी पीते हैं। अब ये कह रहा है प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफी अवश्य पीता है, तथा जो 40 है, 40 ऐसे कर्मचारी हैं, 40 कर्मचारी ऐसे हैं जो चाय भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं, ठीक है। तो कैसे बताओ कुल कर्मचारी कितने हैं? तो यहां ये पहले वाला जो सवाल था इसमें तो कुल दे रखा था 600, इसमें कुल पूछना है। तो मोटी बात यह है, मैंने बताया था कि जो दोनों चीज करने वाले 100% से ऊपर वाले होते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 72 और 44 को जोड़ेंगे, 116 हो गया। तो जो 16% है ये चाय भी पीते हैं, कॉफी पीते हैं, और इनकी संख्या बराबर हमें कितनी दे रखी है, 40 दे रखी है। तो सीधी सी बात यह है कि कुल इसमें निकाले, कुल हमने मान लिया x, या जैसे 600 को 20% से गुणा किया था, तो यहाँ x को कितने परसेंट से गुणा करेंगे, 16% से, ठीक है। तो ये बराबर क्वेश्चन में दे रखा है कि ये कितने बच्चे आएंगे, कर्मचारी आएंगे 40, x निकालेंगे तो बराबर 40 और गुणा ये 100 ऊपर जाएगा और अपन नीचे 16, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 50 दूनी 100, 50 पंजे, यानी कि टोटल जो कर्मचारी है 250।